Hello everyone, good afternoon. Welcome to Smartly. My name is Dipali and it is 2 o'clock, the time for your vocabulary session. आज सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. क्या आप सब ने हमारे साथ इस मुहिम को सपोर्ट किया? क्या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको रोज़गार मिले? आज 7 o'clock हमारा एक सेशन लाइव हुआ है. जिन सभी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ मिलके ये हैशटैग शेयर किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. राइट. विद दिस गुड थॉट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज डिसकंटेंट. डिसकंटेंट और डिसकंटेंट, इसका मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं होती, जिसको हम डिससैटिस्फैक्शन कहते हैं. राइट गाइज. अब हम इसको याद कैसे करेंगे? ये जो वर्ड है कंटेंट, इसके दो मीनिंग होते हैं. एक कंटेंट होता है अगर आप किसी बुक में या कभी कुछ नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या मैटर यूज़ कर रहे हैं, एक कंटेंट होता है ये. दूसरा कंटेंट होता है सेटिस्फैक्शन. राइट. इस वर्ड में हम हमेशा सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन. ओके. देन लिटरल मीनिंग इज डिससैटिस्फैक्शन, मतलब असंतोष होना. आप इस इमेज में देख सकते हैं. राइट. ओके. सिनोनिम इज डिसअफेक्शन एंड ग्रीवेंसेस. ग्रीवेंसेस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीफ. ग्रीफ मतलब जब आप किसी चीज़ से दुखी होते हैं तो उस दुख को हम कहते हैं ग्रीफ. अब ग्रीफ हमारा डेवलप होता है असंतोष से, डिससैटिस्फैक्शन से, और वहीं से ये सिनोनिम आता है हमारा ग्रीवेंसेस. राइट. आई होप द सिनोनिम इज क्लियर टू यू. नाउ एंटोनिम इज कंटेंटमेंट. इसका मतलब होता है संतुष्टि. जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट होते हैं उसको आप कंटेंटमेंट कहते हैं. एंड द सेंटेंस इज डिसकंटेंट विद द करेंट गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग. तो आप यहाँ पे देखिए, हमें अभी भी जो हम लोग अपना हैशटैग फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें करेंट गवर्नमेंट से डिसकंटेंटमेंट है, dissatisfaction है, and this feeling is really strong. Right. I hope this word is clear for you. Next word is euphemism. euphemism एक बहुत ही कॉमन वर्ड है. जब हम किसी बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है euphemism. राइट. या फिर अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है लेकिन आप उसको गुड फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इफ़ सपोज किसी का बैड होना इस लेवल पे है बट आप उसको यहाँ पे एज अ गुड थिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसको अंडरस्टेटेड वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट. आप अंडर प्ले कर रहे हैं. दैट्स वाई द सिनोनिम्स आर ऑफ यूफेमिज्म आर दीज: अंडरस्टेटमेंट एंड अंडर प्लेइंग. राइट गाइज. देन euphemism is making something bad sound something good. euphemism का मतलब होता है think is already bad, तो आप उसको और ज़्यादा बुरा बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्या आपको मेरे सामने ये समझ आ रहा है? मेरे साथ हैं सभी? आई होप द आंसर इज येस. नाउ आप इस इमेज में फोकस कीजिए. किसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करना, सपोज एक गोल्डफिश की बात की जा रही है. गोल्डफिश हैज़ डाइड, लेकिन हम इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट करें माई गोल्डफिश पास्ड अवे. तो ये जो तरीका है बोलने का, दिस इज यूफेमिज्म. कि बात को रिस्पेक्टफुली थोड़ा सजा धजा के क्राफ्ट करके आप जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं यूफेमिज्म. राइट गाइस. एग्जाम्पल इज जो हमने अभी यहाँ पे मेंशन किया था. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिस्टिक. गाइस, आज के वर्ड्स आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? आई होप द आंसर इज येस. सो हेडोनिस्टिक मतलब सेल्फ इंटल्जेंट, जिसको लगता है कि वो अपने में ही खोया रहता है. इंडल्ज मतलब बिजी रहना या खोया रहना, इन्वॉल्व्ड रहना. राइट गाइस. देन जो अपनी चीज़ों में खोया रहता है वो कोई बैड हैबिट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब हैबिट्स भी हो सकती हैं. तो इट्स एक्चुअली अ नेगेटिव वर्ड.
देन सिनोनिम्स आर इंडल्जेंट, जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. प्लेजर सीकिंग, प्लेजर एक्सपेक्ट करना, जब आप किसी चीज़ में प्लेजर ढूंढते रहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज हेडोनिस्टिक. देन द इंटोनिम इज एस्कैटिक. एस्कैटिक क्या होता है? ये सेल्फ इंडल्जेंट लोग नहीं होते, ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनको लगता है कि हर चीज़ डिसिप्लिन से चलती है, हर चीज़ रूटीन से चलती है, आप हर चीज़ में प्लेजर नहीं ढूंढ सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल इज माई नेबर इज़ अ हेडोनिस्ट हु लाइक्स टू पार्टी ऑल नाइट. मेरा जो नेबर है वो प्लेजर सीकिंग पर्सन है और वो पूरी रात पार्टी करता रहता है. जबकि अगर कोई एस्कैटिक पर्सन होगा या असैटिक पर्सन होगा, दैट पर्सन विल प्लान हिज डे. ठीक है, रात को सोना, सुबह जगना, सब कुछ टाइम पे करना, प्रॉपरली ऑन टाइम करना. दिस काइंड ऑफ पर्सन इज एस्कैटिक पर्सन. राइट, आई होप द वर्ड इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एपिटोमाइज. एपिटोमाइज से पहले मैं आपको ये इमेज दोबारा दिखाना चाहूँगी. कैन यू सी दिस इमेज? यहाँ पे एवरीथिंग इज लाइक सब डिस्टर्ब्ड है. द साइकिल इज डिस्टर्ब, ना क्लीनलीनेस है, कुछ भी डिसिप्लिन ऑर्डर में नहीं हो रहा है. सो द पर्सन इज इन दिस इमेज इज अ काइंड ऑफ हेडोनिस्टिक पर्सन. ऑल राइट, ओके, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एपिटोमाइज. एपिटोमाइज के लिए सबसे पहले आप वर्ड पढ़ेंगे एपिटोम. अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा एक ये वर्ड यूज़ हुआ है एपिटोम. जब किसी भी चीज़ को शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दैट इज़ एपिटोमाइज करना. ठीक है, संक्षिप्त में विवरण देना किसी भी चीज़ का एपिटोमाइजेशन होता है. और हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, जब भी किसी भी चीज़ के आगे करना आप एक्सप्लेन करते वक्त यूज़ करते हैं, वो हमारी क्रिया होती है, हमारी वर्ब होती है. ओके गाइज, देन एग्जाम्पल देखिए. प्लीज सबमिट द एपिटोमाइज वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. आप इस डॉक्यूमेंट का एपिटोमाइज्ड समराइज्ड वर्जन सबमिट कीजिए. अब हम इसका सिनोनिम देखेंगे. एब्स्ट्रैक्ट, प्रिसाइज. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? निचोड़. देन प्रिसाइज मीन्स शॉर्ट या इम्पॉर्टेंट. आई होप सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं. क्या आप सभी को समझ आ रहा है? मज़ा आ रहा है ये सेशन अटेंड करने में? इफ़ येस, देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन गाइज. नाउ कमिंग बैक टू द वर्ड एपिटोमाइज. जब भी हम किसी चीज़ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसीलिए इसका सिनोनिम प्रिसाइज है यहाँ पे. देन एंटोनिम इज इलैबोरेट. जब आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं इलैबोरेट. जैसे हम आपको हर एक वर्ड इलैबोरेशन के साथ समझाते हैं. ठीक है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड टू यू इन एन इलैबोरेटेड वे, in an elaborated manner. Right? Then next word is sidestep. ये हमने आपके लिए एक बहुत सिंपल वर्ड रखा है. हमें लगा था कि आपके लिए स्टार्टिंग के 3 वर्ड थोड़े हैवी हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा सिंपल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया. साइड स्टेप. साइड मतलब साइड होना, स्टेप मतलब पैर रखना. जब आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं, सपोज दिस पर्सन ए इज़ वॉकिंग, यहाँ पे कुछ है तो उसने सीधा जाने के बजाय अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया. ठीक है, तो किसी चीज़ को अवॉइड करना, इट्स साइड स्टेप. देन लिटरल मीनिंग इज अवॉइड, बचना. सिनोनिम सिमिलर मीनिंग हो गया डॉज. जैसे हम डॉज बॉल खेलते थे, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी. वी फॉर्म अ सर्कल and every person from the circle throws us a ball. हमें उस बॉल को अवॉइड करते हुए उससे बचना होता है. ये गेम होती है डॉज बॉल. इसका मतलब होता है साइड स्टेप होके खेलना. ठीक है, देन द सेकेंड सिनोनिम
इवेड। इवेड क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इन्वेड मतलब होता है किसी चीज़ में घुसना, और इवेड का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। तो यहाँ पे आपने 3 न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, साइड स्टेप, डॉज, इवेड। आई होप ऑल द 3 वर्ड्स आर क्लियर टू यू गाइज। नाउ द इंटोनिम, इसका उल्टा होगा टैकल। जब आप किसी चीज़ को फेस करते हैं या फिर किसी चीज़ में इन्वेड करते हैं या किसी चीज़ को संभालते हैं, उसको कहते हैं टैकल, राइट? Now the example of sidestep is he was trying to sidestep responsibility. उसने कोशिश की अपनी responsibility से बचने की. Now the next word is dogma. Dogma मतलब होता है rigidity. या आपने सुना होगा बहुत लोग रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। हमें जनरली अपने पुराने लोगों की, पुरानी पीढ़ियों की बातें काफ़ी रूढ़िवादी लगती हैं, उसी वर्ड के लिए यूज़ होता है ऑर्थोडॉक्स। ये होता है मतलब डॉगमा का। आई होप द वर्ड इज़ क्लियर, इनिशियली क्लियर है, लिटरल मीनिंग हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। जब कोई शिक्षा की बात होती है, टीचिंग होती है, किस चीज़ की टीचिंग है, जैसे कोई फिक्स्ड है, रिजिड है, रिलीजियस है, ऐसा कोई बिलीफ या बहुत सारे थॉट जिसमें हमें या लोगों को ऐसे समझा जाए कि लोग एकदम से उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हम देखते हैं, इंटरकास्ट। इंटरकास्ट में क्या होता है, ये मानते हैं कि सब लोग डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं और दो अलग कास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, स्टेटस का, ठीक है, एबिलिटीज़ का, नॉलेज का, बट दिस इज़ नथिंग एक्चुअली, दिस बिलीफ इज़ रॉन्ग। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ है, ये समझा जाता है सोसाइटी में कि इनको हर जनरेशन फॉलो करे, ठीक है, ये एक तरह का डॉगमा है, राइट। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये वर्ड हमेशा याद रहेगा। अब हम आपको बताते हैं ये वर्ड एग्जाम में आता किस फॉर्म में। ये वर्ड एग्जाम में इस तरीके से आता है, इसको आप अपने नोट्स में अभी जॉट डाउन कीजिए, ठीक है। डॉगमैटिक, समथिंग विच इज ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। सो डॉगमा नाउन है, लेकिन डॉगमैटिक थॉट, इस तरीके से ये वर्ड आता है। तो उस टाइम ये वर्ड विशेषता बताता है किसी चीज़ की, इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। आप सभी को आई होप अभी तक नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप डेली हिंदी वोकैबुलरी का फर्स्ट और सेकंड सेशन अच्छे से देखेंगे। वहाँ पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि नाउन्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एवरीथिंग एल्स, राइट। देन सिनोनिम इज बिलीफ, कन्विक्शन। जब आपको श्योरिटी होती है कि जो आपने सोचा हुआ है, आपकी कोई मानने वाली चीज़ बिल्कुल सही है, फिक्स्ड है, उसको भी हम डॉगमा कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डॉगमा रॉन्ग ही हो, कुछ डॉगमा सही होते हैं। जैसे हमें डेली वी शुड हैव अ बाथ, वी शुड हैव आवर फूड ऑन टाइम, हमारा स्केड्यूल ऑन टाइम होना चाहिए, हमें हेडोनिस्टिक नहीं होना है, जैसे हमने अभी वो वर्ड पढ़ा है, हमें एस्केटिक होना है या एसेटिक होना है, राइट। देन एंटोनिम मतलब इस वर्ड का उल्टा मीनिंग वाला वर्ड होता है डाउट। जब आपको यकीन नहीं है अपनी बातों पे, शक है, डाउट है, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ डॉगमा, राइट। नाउ द एग्जाम्पल इज द न्यूज़पेपर सीक्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल डॉगमा। तो हमारा जो न्यूज़पेपर होता है, उसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, पॉलिटिकल बिलीव्स नहीं है। जिस बंदे ने वो राइट किया है या सारी डिटेल्स एंटर की है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं है। आई होप विद दिस डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड डॉगमा इट इज़ क्लियर टू यू। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा न्यू वर्ड, इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन से आई होप आप सभी को ये वर्ड आता हो। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? समझ आ रहा है सभी को? इफ़ येस देन इट इज़ ग्रेट, इफ़ नो देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट वर्ड इज जियोपाडाइज. ये हम आपको दोबारा वर्ड पढ़ा रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये दूसरी या तीसरी बार हमारे वोकैबुलरी के लिए आया है और हिंदू एडिटोरियल में यूज़ हुआ है. जियोपाडाइज मतलब किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करना या ख़राब कर देना, मतलब कि जोखिम में डाल देना, थ्रेटन करना. राइट. सिनोनिम इज एंडेंजर. एंडेंजर, ठीक है. इम्पेरिल. देखिए ये दोनों वर्ड्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले एंडेंजर. आपने एंडेंजर स्पीशीज पढ़ा होगा. जो स्पीशीज अभी तक खतरे में पहुंची नहीं है लेकिन खतरे में पहुंचने वाली है, खत्म होने वाली है, उस चीज को हम एंडेंजर्ड कहते हैं. राइट. देन इम्पेरिल. ये वर्ड आया है पेरिश से. पेरिश मतलब किसी चीज का नामो निशान मिट जाना. ठीक है. पेरिश से वर्ड बना है पेरिल और वहां से आया है इम्पेरिल. तो कोई अगर ऐसी कंडीशन में है, देखिए इम्पेरिल पेरिल का ऑपोजिट नहीं है, ये पेरिल का सिवियर वर्जन है. जब कोई चीज ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है कि वो खतरे में पड़ जाए, उसको हम इम्पेरिल कहते हैं. ठीक है. अब हम इम्पेरिल पढ़ ही ले रहे हैं तो इसके साथ हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, इम्पीरियल. कभी भी इम्पीरियल और इम्पेरिल सेम नहीं है गाइस. ठीक है. इम्पीरियल मीन्स समथिंग विच इज रॉयल. ठीक है. देखा आपने इन दोनों में कितना डिफरेंस है. सिर्फ एक लेटर के डिफरेंस की वजह से इनके मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. ठीक है. तो आज हमने 3 वर्ड्स पढ़े नए, जियोपाडाइज, एंडेंजर एंड इम्पेरिल. देन द एंटोनिम इज सेफगार्ड. किसी को बचाना, खतरे में नहीं डालना, उसको सेफ गार्ड कहते हैं. ठीक है. आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे दिस पर्सन इज वॉकिंग इन अ ब्रिज, ऑन अ ब्रिज, जो कि काफ़ी अनसेफ दिख रहा है, सिर्फ रोप्स के सहारे टिका हुआ है. तो ये अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को जियोपाडाइज कर रहा है, एंडेंजर कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू इम्पेरिल हिज लाइफ, खतरे में डालना. राइट. देन द एग्जाम्पल इज इट कैन इवन जियोपाडाइज द होल प्रिपरेशन. जो हम प्लान कर रहे हैं वो हमारी पूरी ऑपरेशन को थ्रेटन कर सकता है, खतरे में डाल सकता है. आई होप दिस was what clear to you. Now the next word is pandemonium. Pandemonium, it's a big word but very easy to understand. इसका मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करते हैं, कहीं पे हंगामा क्रिएट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पैंडेमोनियम. इसका मीनिंग होता है बैडलम, हंगामा या केओस. ठीक है. ये दोनों वर्ड आपने आज ही याद करने हैं. कैसे याद करेंगे? रोज़गार नहीं है, हैशटैग मोदी रोज़गार दो. ठीक है. इस बात पे हंगामा हो गया है, केओस हो गया है. इट हैज़ टेकन अ शेप ऑफ अ पैंडेमोनियम. राइट. इट हैज़ टेकन अ शेप ऑफ बैडलम. इसलिए ये वर्ड आज ही हम याद कर लेंगे. देन आप इस इमेज में नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा हंगामा हुआ है. छोटी सी सिचुएशन में कितने ज़्यादा लोगों की कलेक्शन है. राइट. देन सिनोनिम इज केओस और मेहेम. ये वर्ड हम आपको मेहेम पहले भी पढ़ा चुके हैं. कितने स्टूडेंट्स ने ये वर्ड आज पहली बार नहीं पढ़ा है और मेरे साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इफ़ यस तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है गाइस. इफ़ नो देन इट्स ओके. हम अभी पढ़ रहे हैं इस वर्ड को. एंटोनिम इज साइलेंस. जब कहीं भी कोई हंगामा नहीं है, केओस नहीं है, शांति का माहौल है. साइलेंस मीन्स शांति. ओके. Example of pandemonium, all pandemonium broke loose outside. जितना भी हंगामा था वो फैल गया. ठीक है. फैल के बाहर चला गया. जैसे इस सिचुएशन में देखिए, ये एक फेयर, एक मेले जैसा सिचुएशन है. अगर यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग होता है, जितने भी लोग हैं हंगामा क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. और ये अगर हंगामा यहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ तो आसपास की जनता तक पहुँच सकता है. इसको कहते हैं पैंडेमोनियम सिचुएशन. राइट.
Now we are heading towards our next word, that is idiom and phrase. ईडियम हमने आपको फिर से इसलिए एक्सप्लेन किया है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था, दे वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट इन दोनों का मतलब समझना. ईडियम्स मतलब होता है बच्चे मुहावरा, ठीक है. फ्रेजेस मतलब होता है वाक्यांश. तो इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करते हैं जो काफ़ी रेगुलरली हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में. आपके एक एग्जाम में 2 से 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं, राइट. सो वर्ड्स ऑफ द डे आर ओवर. नाउ द सेशन ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेज. आप सभी को पता होगा हमारी एक फ्रूट्स बेस्ड ईडियम सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट सेशन में ये ईडियम्स डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन वॉज पीचेस एंड क्रीम. मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जिसमें कोई भी ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. प्लस पीचेस से रिलेटेड जो भी हमारे ईडियम्स हैं वो पॉजिटिवली लिए जाते हैं, राइट. देन बैड एप्पल. कोई चीज़ एक ख़राब से पूरे बास्केट को ख़राब कर सकती है, पूरे बैरल को ख़राब कर सकती है. वहाँ से हमने पढ़ा अ बैड एप्पल. आज हम फ्रेश ईडियम पढ़ेंगे रिलेटेड टू ग्रेप्स. ये आपने हिंदी में अंगूर खट्टे हैं ऐसा पढ़ा होगा, सार ग्रेप्स, ठीक है. अंगूर खट्टे हैं मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, वो हमें ऐसी लगने लग जाती है कि वो हमारे लिए बुरी ही होगी. डिस्पैरेजमेंट ऑफ समथिंग दैट हैज़ प्रूवन अनअटेनेबल, राइट. देन एग्जाम्पल, हर क्रिटिसिज्म आर जस्ट सावर ग्रेप्स. उसके जो क्रिटिसिज्म है, जो वो हमारे बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ अंगूर खट्टे हैं. मतलब उसका लेवल ऐसा है जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, ठीक है. उसको सॉल्व आउट करने के लिए कंडीशन को कवर अप नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज स्पीक विद अ प्लम इन वंस माउथ. अब जो मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने काफ़ी बार बताई है, फिर भी हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. जो भी ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी स्किन, जिनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो थिन होती है, द फ्रूट इज़ डिलीशियस एंड जूसी. जनरली उनके लिए पॉजिटिव कॉनोटेशन में, पॉजिटिव मतलब में हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस बनते हैं. जैसे हो गया प्लम, पीच एंड चेरी, ठीक है. ये सब हमारे पॉजिटिव कॉनोटेशन के, पॉजिटिव मीनिंग्स वाली चीज़ें होती है, ठीक है. इनके ईडियम्स ऐसे ही बनते हैं. देन एक्सेप्ट ग्रेप्स. जनरली ग्रेप्स को हम नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ, नेगेटिव मीनिंग वाले ईडियम एंड फ्रेजेस के साथ यूज़ करते हैं गाइस. इसके अलावा हमारे पास एप्पल है, लेमन है, और बाकी मुझे 2 एग्जाम्पल्स आप स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे कि नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए कौन कौन से हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, राइट. नाउ स्पीक विद अ प्लम इन वंस माउथ. आपके माउथ में ये एक फ्रूट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब होता है टू स्पीक इन अ मैनर दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ हाई सोशल क्लास. इस तरीके से बात करना जिससे लगे आप बहुत एलिगेंट हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पोक विथ सच अ प्लम इन हिज माउथ दैट नन ऑफ अस वर्किंग क्लास सॉल्ट्स. इसको आप स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स कुड स्टैंड टू लिसन टू हिम. वो इतना ज़्यादा हाई क्लास तरीके से बात कर रहा था जैसे कि हम वर्किंग क्लास उसको सुन ही नहीं पा रहे थे, ठीक है. इस तरीके से बात करना कि बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि वो बहुत हाई क्लास सोसाइटी से या बहुत अमीर है, इस टाइप के से रिप्रेजेंटेशन. दैट इज़ आवर ईडियम एंड फ्रेज ऑफ द डे. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आप सभी को कैसा लगा ये सेशन प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. और आज मॉर्निंग में 7 o'clock वाला अगर आपने हमें मोदी रोज़गार दो इस हैशटैग को नहीं देखा है या ट्वीट नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको जाके ट्वीट करें. थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.